हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक बेसिक ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट कवर करेंगे। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आएगा। और ये मैराथन वीडियो रहने वाली है। इस सिंगल वीडियो के अंदर ये टॉपिक हम कंप्लीट कवर करेंगे। सपोज इससे 10 क्वेश्चन आते हैं तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप 10 के 10 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की एंड ऑफ सीजन सेल जो कि 29 से 31 मार्च 2025 तक लाइव है, आज उसका आखिरी दिन है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 351 रुपये में देखने को मिलेगा। इतने कम प्राइस में बाय करने के लिए आपको मेरा कूपन कोड दैया यूज करना पड़ेगा। कल से इसका प्राइस वापस से 700 रुपीज़ हो जाएगा। तो अभी तक आपने इसको बाय नहीं किया है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की या फिर स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के पास प्रो की मदद से आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसके अंदर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो वन ऑफ द बेस्ट है। और जो ज़्यादातर टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जैसे हाल में CHSL का CGL का रिजल्ट आया तो जिन्होंने टॉप किया, ज़्यादातर बच्चों ने, सभी ने टेक्स्ट बुक का पास प्रो ही यूज किया था। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके दैया कूपन कोड यूज़ करके इतने कम प्राइस में इसको बाय कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए पहले से हमने मैराथन वीडियो कवर की है। तो जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो जितना भी पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है आपने बड़ी बड़ी कोचिंगों का देखा होगा, 20-20, 25-25 घंटे में पहले से प्री रिकॉर्डेड क्लास को ही उन्होंने आपको पकड़ा दिया और फीस ले लिया आपसे 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन हम आपको बताने लग रहे हैं क्वालिटी कंटेंट है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी आप वीडियो देख सकते हो और उसके बाद उसके MCQ लगाना, 99% आपके सारे MCQ जरूर सोल्व होंगे। एक दो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो तो कोई सोल्व नहीं कर सकता, उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे सोल्व होंगे। उसके अलावा ये मैराथन वीडियो के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं भाई, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम देख लेते हैं भाई मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं मेजरमेंट की। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव टू ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट। यानी किसी चीज़ को आप मेजर करने लग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भाई कपड़ा है या फिर कोई लेंथ है, उसको आप कैसे मेजर करोगे भाई, जो ये लेंथ है ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, कैसे मेजर करने लग रहे हो आप। तो पहले आपने कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई। आपने क्या कहा कि भाई इतनी लेंथ की अगर कोई रोड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। तो आपने क्या बनाया, एक रेफरेंस बनाया, आपने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई। उसके रेफरेंस में जब आपने मेजर किया भाई जो आपके पास कपड़ा है या रोड है वो कितने मीटर की है, तो आपने उसको मेजर करके बताया कि ये तो 2 मीटर की है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तभी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जैसे लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, हम उस किसी को भी मेजर कर सकते हैं। ये ज़रूरी क्यों है, इंजीनियरिंग, साइंस एंड एवरीडे एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना मेजरमेंट के आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जैसे भैया आप कहते हो कि मैंने दूध लिया से 2 लीटर दूध लिया, या मैंने 1 दर्जन केले लिए, तो आप हर चीज़ को मेजर करने लग रहे हो किसी न किसी यूनिट के अंदर। तो वो हमारा किसका पार्ट है, मेजरमेंट का। इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड्स, एटसेट्रा के अंदर। तो जैसे कि ये वाली वीडियो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भाई बड़ी बड़ी कोचिंगों ने 20-20, 30-30 घंटे की प्री रिकॉर्डेड क्लास दे दी, बस बल्क में प्रोवाइड कर दिया, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसको मेजर किसी में कर रहे हैं, सेकंड्स के अंदर या आवर्स के अंदर, टाइम के अंदर मेजर कर रहे हैं। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल द फिजिकल वेरिएबल्स। तो जो हम ये मेजरमेंट करने लग रहे हैं, हम किसकी मदद से करेंगे, हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, टेक्नोलॉजी होता है, उसको डिजाइन करना, डेवलप करना और उसको यूज करना इंस्ट्रूमेंट्स को, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाता है। तो भाई जो हमारा टॉपिक था उसकी बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। मेजरमेंट के की फीचर्स क्या हैं।
मेजरमेंट से हमें क्या पता चलता है? क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि भाई कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में, भाई 1 किलो है, 2 किलो है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, या भाई साउंड 10 डेसिबल है, 20 डेसिबल है, उससे हमें क्या पता चलती है? क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है मेजरमेंट की मदद से। इससे हमें एक्यूरेसी पता चलती है और कंसिस्टेंसी रहती है इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डिज़ाइन, कंट्रोल एंड एनालिसिस इन द टेक्निकल फील्ड। जो टेक्निकल फील्ड के अंदर डिज़ाइन होता है, कंट्रोल होता है, एनालिसिस होता है, तो वो किसकी फाउंडेशन पे होता है? मेजरमेंट की। भाई हम किसी चीज़ को डिज़ाइन तभी तो कर पाएंगे जब हम मेजर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फ़ोन चलाते हो, तो फ़ोन के अंदर आप सुनते हो कि भाई इसके अंदर लैग कितना है, इतने मिली सेकेंड का लैग है, या भाई इतने फ्रेम पर रेट, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला भाई इसका डिस्प्ले है। तो हम मेजरमेंट करने लग रहे हैं, तभी उस चीज़ को हम डिज़ाइन, कंट्रोल और एनालिसिस या कंपेयर कर पाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस भाई बहुत ज़्यादा है। अलग अलग फील्ड के अंदर हम इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर डिस्टेंस को मेजर करना हो, एंगल्स को मेजर करना हो, और मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को चेक करना हो, तो हम किसकी मदद से करेंगे? तो ये एक टाइप का क्या एग्जांपल, हम ये मेजरमेंट करने लग रहे हैं। भाई कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, या ये वाली बीम या कॉलम कितने एंगल पे लगेगा आपस में। फिर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट्स इन इंजन एंड एचवीएसी सिस्टम्स के अंदर भाई जो भी मेजरमेंट का वो आ गया, भाई टॉर्क मेजर करना है, स्पीड, वाइब्रेशन इन मशीन, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है इसकी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम किस किस चीज़ को मेजर करते हैं? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, इंसुलेशन, ग्राउंडिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो भाई जो मशीन के प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो प्रिसीजन होता है उसको हम क्या ऐसे इंश्योर करेंगे? मेजरमेंट की मदद से इंश्योर करेंगे। मेडिकल के अंदर भाई आप बीपी को मेजर करते हो, हार्ट रेट को, ऑक्सीजन लेवल को, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, तो इन सभी के अंदर क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट ही तो करने लग रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे मेजरमेंट करना और बिल्कुल सही और एक्यूरेट मेजरमेंट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। भाई मेजरमेंट का जो सिस्टम होता है उसके कई सारे एलिमेंट होते हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, और हम फिर उसकी मदद से ये बता पाते हैं कि भाई ये कितने मीटर है, कितना इसका टेम्परेचर वगैरह। यानी कि मेजरमेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं उनको देख लेते हैं भाई क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहला आता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कितना टेम्परेचर, तो वो क्या हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, प्राइमरी एलिमेंट है वो। सेकंड इसका एलिमेंट होता है ट्रांसड्यूसर। ये जितना पूरा प्रोसेस है 3-4 बार चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। पहला प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, इसमें क्या हो सकते हैं भाई? इसमें हो सकते हैं सेंसर आ गए आपके जो कि फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करेंगे। फिर आते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? जो फिजिकल क्वांटिटी आपने डिटेक्ट की है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स का क्या काम होता है? एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। तो जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने अभी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी उसको हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसड्यूसर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव वाले होते हैं वो बिना किसी पावर सोर्स के काम करते हैं, और जो पैसिव वाले होते हैं उनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत रहती है। पैसिव वाले को क्या है? पैसिव वाले को एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो बिना बैटरी वगैरह के काम नहीं कर पाएगा। काम दोनों का सेम ही है। आगे वाले ये हम इंट्रोडक्शन देखने लग रहे हैं, आगे पूरी डिटेल में आएगा ये। फिर आता है सिग्नल कंट्रोलिंग यूनिट। सिग्नल कंट्रोलिंग यूनिट क्या होती है? तो जो हमें सिग्नल मिला है उसको ये मॉडिफाई करती है। भाई हमें जो रोज सिग्नल मिलता है उसके अंदर नॉइस हो सकती है, वो बैड क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन उसको क्लियर भाई ह्यूमन यूज के लिए मॉडिफाई कौन करता है? सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। तो जो रो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करती है, फिल्टर करती है और कन्वर्ट करती है ये। तो ये किसका काम होता है? सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। जैसे आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं भाई, क्या क्या काम करती है? एम्पलीफाई करती है सिग्नल को, सिग्नल को फिल्टर करेगी, आइसोलेट करेगी। आइसोलेट किसको करेगी? जो नॉइस वगैरह है उनको आइसोलेट कर देगी। लीनियराइज करेगी, सिग्नल को कन्वर्ट करेगी। और जो हमारे फ्यूचर के स्टेज हैं भाई, जैसे कि कंप्यूटर भाई हमारा 8 बिट्स का है, 4 बिट का, 16 बिट का, जो भी हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके हिसाब से उसकी कॉम्पैटिबिलिटी को इंश्योर करेगी। तो सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर जो जो पार्ट है वो आप देख सकते हो। एक अलग से हमने चैप्टर भी लिया है, सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है।
भाई सिग्नल है, सेंसर या ट्रांसड्यूसर ने इसको डिटेक्ट किया, उसकी हम कंडीशनिंग करेंगे, फिर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू उसको हम भाई मॉडिफाई करेंगे, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसको रीड करेगा और जो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन है वहाँ आपको ऐसे प्रोसेस होकर डाटा दिख जाएगा। तो ये सारे सिग्नल कंडीशनिंग के पार्ट हैं। फिर आती है डाटा प्रेजेंटेशन यूनिट। भाई जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो आपको डिस्प्ले कहाँ पे होगा, तो जो मॉनिटर हो गया या भाई स्क्रीन हो गई, वहाँ पे आपको आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, तो डाटा प्रेजेंटेशन यूनिट हो गई। फंक्शनल एलिमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, जो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम होता है उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो भाई इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम आप समझ सकते हो, कम्बिनेशन ऑफ डिवाइस होता है जो कि डाटा को पहले तो मेजर करेगा, उस यूनिट को रिकॉर्ड करेगा और भाई आपको वो शो करेगा। तो सबसे पहले मेजरिंग एलिमेंट लगा होगा जो कि उस क्वांटिटी को मेजर करेगा। फिर ट्रांसड्यूसिंग, ट्रांसड्यूसिंग भाई ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, एक सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर, तो ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट होगा। फिर हम सिग्नल की कंडीशनिंग करेंगे, भाई उसको प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे, फिर हमें वो डाटा हमारा डिस्प्ले होगा, डाटा स्टोरेज एंड डिस्प्ले। तो ये कॉमन कॉमन चार प्रोसेस हैं, जैसे हमने चार यहाँ देखे वैसे ही चार यहाँ पे, तो वो एक ही चीज़ है। फिर आता है स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। तो स्टैटिक करेक्टरिस्टिक क्या होती है, जब हमारी मेजरमेंट स्टडी है, यानी कि मेजरमेंट हमारी चेंज नहीं होने लग रही। फॉर एग्जांपल भाई कोई लोहे का पाइप है, इस पाइप का आपने क्या मेजर करना, आपने इस पाइप का डायमीटर मेजर करना है, तो एक ऐसी क्वांटिटी हुई, ये स्टैटिक है भाई, लोहे का पाइप ये थोड़ी ना है एक बार ये 10 mm का हो जाएगा, अगली सेकंड 15 mm का, तो ये स्टैटिक क्वांटिटी। तो इस टाइप की क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, मान लो 10 mm का डाया है और जो आपका इंस्ट्रूमेंट आपको वैल्यू देने लग रहा है 10.01 या फिर 9.99, यानी कि ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हमारा आंसर है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्यूरेसी। प्रीसीजन क्या कहलाता है, प्रीसीजन का मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट ने मान लो हमने 5 बार मेजर किया और पांचों बार उससे आंसर देने लग रहा है 8 mm, एक बार 8.01, मतलब बिल्कुल जो सारी वैल्यू देने लग रहा है एक वैल्यू के आसपास। वो गलत हो सकती है, भाई था तो 10 mm का लेकिन आंसर हमें से 8 mm के आसपास दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या प्रीसीजन है, प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है। जितनी बार भी हम चेक करते हैं हर बार सेम आंसर दिखाता हो। फिर आता है रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी एंड लीनियरिटी। अब ये क्या होते हैं, रेजोल्यूशन होता है द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी दैट इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट एंड आउटपुट चेंजेस। तो वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो कि इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से उसका आउटपुट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक वोल्ट मीटर का एग्जांपल लेते हैं, किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर के अंदर अगर भाई करंट 0.01 वोल्ट से चेंज होता है तो इंस्ट्रूमेंट क्या उसको डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर उससे छोटा अमाउंट का वोल्ट भाई वोल्टेज में डिफरेंस आएगा तो इंस्ट्रूमेंट को पता भी नहीं चलेगा। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो कि वो मेजर करता है और उसकी वजह से उसका आउटपुट चेंज होने लग रहा है, रेजोल्यूशन में क्या आएगा, उसका आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा उसके अंदर। और सेंसिटिविटी क्या है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट विच द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट। सेंसिटिविटी के अंदर आउटपुट हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है, आउटपुट डोंट चेंज, इस चीज़ का डिफरेंस याद रखना। रेजोल्यूशन के अंदर क्या है, दो छोटे से छोटे क्वांटिटी जिसके बीच में डिफरेंस इनपुट में चेंज की वजह से आउटपुट हमारा बदल जाएगा, लेकिन सेंसिटिविटी क्या होती है, हमारा आउटपुट नहीं बदलेगा लेकिन उस चेंज को वो डिटेक्ट कर सकता है। लीनियरिटी क्या होती है, डिग्री टू विच द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियरिटी। लीनियरिटी जैसे आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो y की वैल्यू लीनियरली चेंज होती रहती है, तो जो आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो हम किससे डिफाइन करने लग रहे हैं, लीनियरिटी से। फिर आती हैं डायनामिक करेक्टरिस्टिक, ये क्या होती हैं, अगर आप किसी ऐसी क्वांटिटी को चेंज मेजर करने लग रहे हो जो टाइम के साथ चेंज होते जा रही है, तब इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक करेक्टरिस्टिक। ये तीन प्रकार की होती हैं, रिस्पॉन्स टाइम, लैग एंड फिडेलिटी। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट टू रीच स्टेबल वैल्यू आफ्टर ए सडन चेंज, तो ये हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम।
फॉर एग्जाम्पल आप भाई टेम्परेचर मेजर करने लग रहे हो, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज होने लग रहा है। भाई आपने बर्नर चला रखा है, एक बर्तन रखा हुआ और नीचे आपने क्या है, एक बर्नर ऑन कर रखा है और इसका टेम्परेचर है क्या, इंक्रीज होता जाने लग रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, डायनेमिक करेक्टरिस्टिक, क्योंकि टेम्परेचर इसका चेंज होने लग रहा है। तो रिस्पॉन्स टाइम, टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया तो हमारे थर्मोमीटर को कब पता चलेगा 10 डिग्री से इंक्रीज हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम। फिर आता है लैग, डिले इन रिस्पॉन्स व्हेन द इनपुट चेंज। लैग तो आपको अच्छे से पता ही है भाई, आप गेमिंग वगैरह करते हो या और नॉर्मल फ़ोन चलाते हो तो लैग आपने सुन भी रखा होगा, पता भी होगा। इनपुट जब हमने चेंज किया भाई, मान लो हमने 5 से 10 किया, तो इंस्ट्रूमेंट को कितनी सेकंड के अंदर पता चला कि ये चेंज आ गया, ठीक है, तो वो हमारा लैग हो जाता है। रिस्पॉन्स और लैग में डिफरेंस भाई कम ही है। लैग मतलब इनपुट जब हमने चेंज किया तो इंस्ट्रूमेंट को कब पता चला, और रिस्पॉन्स टाइम, टेम्परेचर जैसे यहाँ मैंने आपको बताया 10 डिग्री से इंक्रीज हो गया, पहले इंस्ट्रूमेंट शो करने लग रहा था 5 डिग्री सेल्सियस, जब आपने 10 से बढ़ाया तो 15 डिग्री सेल्सियस। भाई कितने टाइम के अंदर वो 15 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को वो स्टेबली दिखा पा रहा है। फिर आती है फिडेलिटी, द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू एक्यूरेटली फॉलो द वेरिएशन इन द इनपुट सिग्नल, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिडेलिटी। भाई इनपुट के अंदर जो वेरिएशन है भाई हम चेंज करने लग रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट उसको कितनी एक्यूरेटली फॉलो करने लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, फिडेलिटी कहलाएगी। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारा कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या टॉपिक हमारे आ सकते हैं। तो अब हम अपने सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स पे। तो पहला पार्ट है इसके अंदर यूनिट एंड स्टैंडर्ड। यूनिट क्या होती है, यूनिट इज अ डिफाइंड क्वांटिटी यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। आप किसी चीज़ को मेजर करोगे तो किसी यूनिट के अंदर ही करोगे, जैसे वजन को आप किलोग्राम में करते हो, लेंथ को मीटर या किलोमीटर के अंदर करते हो, तो वो यूनिट होती है हर चीज़ के लिए अलग अलग। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेजरमेंट फॉलो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं जो इंजीनियरिंग यूनिट को मेजर करने के लिए। जो बेस यूनिट होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, वो टोटल 7 बेस यूनिट होती हैं। तो अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो मीटर में, वजन यानी कि मास मेजर करोगे किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी कि लाइट कितनी चमकीली है वो कैंडेला के अंदर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मोल के अंदर मेजर करोगे। तो ये 7 के 7 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको याद होंगी, आप इंजीनियर हो, इतना मुश्किल ये है नहीं, रोज का काम है इसको पढ़ना। और फिर जो दूसरी यूनिट होती हैं उनको हम इन एसआई यूनिट की टर्म में लिखते हैं, जैसे कि स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में, यानी कि दो जो बेसिक यूनिट है उनके टर्म में हमने लिख दिया। और इसको फॉलो कर हम क्यों फॉलो करते हैं, ताकि कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी की जा सके, ठीक है। जैसे दो देश हैं, एक चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया। चाइना वाला ये कहेगा कि भाई जो ये वाली लेंथ है इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं 1 मीटर बोलूँगा। इंडिया वाला ये कहेगा जो भाई इतनी सी लेंथ है इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं 1 kg बोलूँगा। तो अब आपस में हम डिफरेंस मतलब आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को जब तक एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, और डेवलपमेंट हम एज ए ह्यूमन बींग कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, चाइना इंडिया या जितने भी देश हैं एक कॉमन यूनिट के ऊपर सहमत हो जाएं कि जी हाँ ये वाली लेंथ है इसको हम 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इससे कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी में आसानी होती है, और मेजरमेंट एरर इससे हमारी प्रिवेंट होती है। फिर कॉमन वही कन्वर्जन के लिए देख लेते हैं हम क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, 1 यार्ड के अंदर 3 फीट, और 1 यार्ड के अंदर, अच्छा 1 यार्ड में 3 फीट यानी कि 36 इंच, वो तो वही चीज़ है। 1 माइल के अंदर 360 इंचज होते हैं, 1 माइल के अंदर 5280 फीट, और 1 माइल के अंदर 1760 यार्ड होते हैं। वजन देख सकते हो भाई, 1 टन के अंदर 1000 किलो होते हैं, या फिर 1 टन के अंदर 2000 पाउंड होते हैं। एक टाइम की देख सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। उसके अलावा ये वाली यूनिट भी देख सकते हैं आप भाई, 1 लीटर के अंदर 0.26 गैलन होते हैं, 1 kg के अंदर 2.20 LBS होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं।
तो ये देख लेना 1 मीटर के अंदर 3.28 फुट होते हैं, और 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, वो यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मील के अंदर 1.609 किलोमीटर होते हैं। 1 गैलन में 3.78 लीटर होता है। तो जो मेन यूनिट है वो मैंने आपको बताई दी, बाकी इतना इसके अंदर डीप में जाके बूझेगा नहीं वो। इसको टेम्परेचर वाले को भी आपको पता होना चाहिए, तो ये वाली यूनिट भी आप याद रख लेना। इसको याद करने का तरीका क्या, टेम्परेचर वाले को भैया आपको पता है वाटर 0 डिग्री पे बर्फ़ होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस बन जाता है। उसी तरीके से जो भाई फ़ारेनहाइट वाली यूनिट है, भाई 32 डिग्री पे बर्फ़ रहता है और 212 पे क्या होता है, वो उबल जाता है। तो उसके थ्रू हम ये वाली कन्वर्जन को वो बनाते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई डिग्री सेल्सियस -0 इज इक्वल टू जो फ़ारेनहाइट है -32 डिवाइड बाय, तो 212 -32 डिवाइड बाय 100 - 0। तो उसी को वो करके इन्होंने ये वाली इक्वेशन को डिराइव किया भाई। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में अगर आपको करना हो तो इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो। तो ऐसे हम इसको डिराइव करते हैं। वो बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, और आपको पता भी होगा। लेकिन अगर नहीं पता तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना। डिराइव कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से हम डिराइव करते हैं। फिर आ जाता है मेजरमेंट कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई एक होती है डायरेक्ट मेजरमेंट, जो कि बिना किसी कैलकुलेशन के हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ। एक होती है इनडायरेक्ट, तो भाई जो मेजर्ड वैल्यू हैं उनकी मदद से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गई, तो भाई आपने जो लेंथ मेजर करी है साइड्स की, उसकी मदद से आप एरिया एंड वॉल्यूम निकाल सकते हो। वो हमारी इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गई। फिर एरर आ जाती हैं। मेजरमेंट के अंदर एरर कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं ये। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होती हैं, भाई हमारी मशीन में कोई ख़राबी है या फिर एनवायरनमेंट में कोई ऐसा भाई टेम्परेचर कम ज़्यादा या ह्यूमिडिटी का फैक्टर है जिस वजह से हर बार सेम वैल्यू ऑफ एरर आएगी और ये ऐड होती हुई जाती है। रैंडम एरर क्या होती है, भाई रैंडम एरर जैसे कि नाम से भी पता चलने लग रहा है अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, किसी भी रैंडम फैशन में हो सकते, कभी प्लस हो जाएंगे कभी माइनस हो जाएंगी, तो वे हमारी रैंडम एरर हो गई और आपस में वे कैंसिल हो जाती हैं। फिर आती हैं ग्रोस एरर। ग्रोस एरर इंसान की मिस्टेक की वजह से, भाई हमने रीडिंग अच्छे से नहीं करी और रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं करी, तो वो ग्रोस एरर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10.5 mm को 15 mm लिख दिया, तो ये हमारी कौन सी होती हैं, ग्रोस एरर होती हैं। फिर आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का क्या मतलब है, कैलिब्रेशन का मतलब है एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू अलाइन विद द नॉन स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल भाई आपके पास एक इंची टेप है, ठीक है, चलो इंच टेप का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसको आपको इस तरीके से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, भाई उसको लेंथ हो गई या उसके अंदर जो है मार्किंग है, इस तरीके से आपको मार्क करना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमने 1 मीटर की लेंथ है उसको वो 1 मीटर ही पड़े। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे नॉन स्टैंडर्ड के साथ ताकि वो सही वैल्यू को रीड कर पाए। तो कैसे करते हैं, कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग होती है उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम कंपेयर करते हैं, कोई उसके अंदर डेविएशन वगैरह होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी थर्मोमीटर को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, भाई 0 डिग्री सेल्सियस जब आइस का पानी में टेम्परेचर मैच रख रहे हैं तब हम वहाँ पे रीडिंग लगा देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और जब बॉइलिंग वाटर के अंदर थर्मोमीटर को डुबोएंगे तब जहाँ पे वो जाने लग रहा है उसको हम मार्क कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारा क्या हो गया, कैलिब्रेट हो गया। तो भाई चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। टेक्निकल पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ तक का तो अभी हमारा बेसिक ही चलने लग रहा था। तो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सेंसर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट द चेंजेस इन ए फिजिकल पैरामीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द मेजरेबल सिग्नल। तो सेंसर क्या करेगा, किसी भी फिजिकल पैरामीटर के अंदर चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, जैसे वो टेम्परेचर हो सकता है, लेंथ हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, और उसको मेजरेबल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा सेंसर हो गया।
ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया। और एक चीज़ और याद रखना, जो ट्रांसड्यूसर होता है वे ज़्यादातर ट्रांसड्यूसर सेंसर्स ही होते हैं। ट्रांसड्यूसर एक टाइप का सेंसर ही है, ट्रांसड्यूसर के अंदर सेंसर लगा हुआ होता है। तो सेंसर क्या करेगा, उसने मेजरेबल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, मेजरेबल सिग्नल को एक टाइप के फॉर्म से दूसरे टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ताकि इंसान ह्यूमन बीइंग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन, सेंसर इज ए टूल दैट नोटिस द चेंज इन द वर्ल्ड अराउंड अस, लाइक हाउ हॉट इज एंड हाउ ब्राइट इट इज। तो सेंसर चेंज को डिटेक्ट करेगा, भाई कितना गर्म है कोई चीज़, या कितनी उसके अंदर लाइट है, कितनी ब्राइट है। उस चेंज को नोटिस करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और ट्रांसड्यूसर क्या है, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कौन करने लग रहा है, ट्रांसड्यूसर करने लग रहा है। ये दोनों यूजफुल होते हैं, लेकिन काम करने का इनका तरीका अलग होता है। जो सेंसर होता है वो हमें चीज़ों को मेजर करने में मदद करता है, और जो ट्रांसड्यूसर होता है एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंस आपको इसका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कई बच्चे पीडीएफ के बारे में कहते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम और जो ऐप है, ऐप बताई हुई है उसके ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल में देख लेना। डिफरेंस क्या होता है सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स के अंदर। तो सेंसर क्या क्या काम करता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है सेंसर, और ट्रांसड्यूसर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पेपर में डिफरेंस आएगा इनके बीच में। सेंसर का आउटपुट कैसे होता है, तो सेंसर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल हमें दे सकता है, लेकिन ट्रांसड्यूसर हमेशा ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही देगा। एग्जाम्पल क्या, तो थर्मिस्टर हो गया जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, वो सेंसर का एग्जाम्पल है। और ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल क्या है, थर्मोकपल, जो कि हीट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिक से डिफरेंस है भाई, ट्रांसड्यूसर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और सेंसर भाई मेजरेबल जो क्वांटिटी होती है उसको बताएगा। ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसड्यूसर कई प्रकार के होते हैं भाई। किस बेस पे आप बोलने लग रहे हो, तो वो हम देख लेते हैं एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, एनर्जी कन्वर्जन के हिसाब से ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एक्टिव और पैसिव। जो पैसिव वाला है उसको एनर्जी सोर्स चाहिए, पैसिव वाले को क्या चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए काम करने के लिए। बिना बैटरी के पैसिव वाला काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक्टिव वाला अपने आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देंगे, उसको किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वाले का एग्जांपल है थर्मोकपल। अब थर्मोकपल हम आगे जाके देखेंगे होता क्या है, बस इतना जान लो, थर्मोकपल वोल्टेज जनरेट करता है हीट से। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रेन गेज। तो ये जो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज होता है उसको मेजर करता है, और इसके लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसिव वाले को बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव वाले को बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई नाम में भी पता चलने लग रहा है, एक्टिव चुस्त अपने आप काम कर लेगा, ठीक है। फिर आउटपुट सिग्नल के हिसाब से हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। एनालॉग के अंदर हमें कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा, जो आपको मैंने चैप्टर बताए थे ना भाई, आप मैराथन वीडियो पुराने वाली देख लेना, उसके अंदर ही हमने सारे चैप्टर कवर करे हुए हैं। आप जाके देखेंगे भाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर करे जा चुके हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हो। आउटपुट सिग्नल के हिसाब से, तो एनालॉग जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस, ये एनालॉग, ये कौन सा सिग्नल है, कंटिन्यूस। और डिजिटल वाला कौन सा होता है, ये वाला 0 1 की फॉर्म में, ये कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। 0 1 1 0 इस टाइप से, तो ये हमारा डिजिटल वाला। तो दो टाइप के हमारे ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं। फिर आता है फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड के हिसाब से, भाई किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को ट्रांसड्यूसर ने मेजर किया, उसके हिसाब से ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स, जो कि पोजीशन या मूवमेंट को मेजर करता है, भाई कितने एमएम की मूवमेंट हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो वो हमारे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। एग्जांपल एलवीडीटी या पोटेंशियोमीटर। काम कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, डायग्राम देखिए
भाई ये आपकी स्ट्रिप है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिप है। इसके अंदर आपने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करी हुई है, तो करंट इसके अंदर से पास करेगा। और यहाँ पे आपने स्लाइडिंग कनेक्टर यहाँ पे फिक्स कर रखा है। तो जैसे जैसे फोर्स लगेगी या फिर भाई डिस्प्लेसमेंट होएगी, जैसे ऊपर आपका सैंपल है, ये आपका सैंपल है, इसको कोई खींचने लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस वाली पट्टी के साथ जुड़ी हुई है, इस वाली पट्टी के साथ। अब ये खींचेगा तो भाई इसके डिस्प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ पे कुछ चला जाएगा या फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो कम ज़्यादा होती रहेगी। और उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर कितने एमएम की डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स का, जो कि पोजिशन या मूवमेंट को मेजर करती है। फिर आते हैं टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, भाई टेम्परेचर को मेजर करने वाले। प्रेशर वाले प्रेशर को करेंगे। फ्लो, भाई फ्लूइड जो वाटर फ्लो होता है या कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है उसके रेट को मेजर करने वाले फ्लो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। लेवल ट्रांसड्यूसर्स, भाई लिक्विड के लेवल्स को डिटेक्ट करेंगे। तो ये भाई हमने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं। अब आ जाते हैं कॉमन सेंसर एंड देयर एप्लीकेशन। सेंसर जो कॉमन कॉमन टाइप के सेंसर होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला आता है स्ट्रेन गेज, जो कि फोर्स और स्ट्रेन को मेजर करता है। अब ये वाला किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट वाला देखा ना कि भाई यहाँ पे सैंपल के साथ ये फिक्स है, सैंपल हमारा खींचेगा या भाई छोटा होएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगी, या भाई जो स्ट्रिप है इसकी रजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो उस वाले प्रिंसिपल पे कौन से काम करेंगे, स्ट्रेन गेज काम करेंगे। किसको मेजर करेंगे, ये फोर्स और स्ट्रेन को ये मेजर करते हैं। वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट रजिस्टेंस चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच। फिर आते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल किसको मेजर करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे थर्मोकपल। ये काम कैसे करता है, तो इसके अंदर टू डिसिमिलर मेटल्स लगे होते हैं जो कि वोल्टेज को जनरेट करते हैं जब हम उनको हीट करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के अंदर देखने लग रहा है, ऊपर ए वायर है, नीचे बी वायर है, यहाँ पे इनका जंक्शन है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, वोल्टेज को जनरेट करेंगे। और ये हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और इसको हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, ठीक है, कि भाई मान लो 1 वोल्ट का करंट होएगा तो उसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 2 वोल्ट का करंट होगा तो 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब कैलिब्रेट करा हुआ हमने इसको, वो इंस्ट्रूमेंट को पता रहता है और उस हिसाब से बता देगा भाई इतने वोल्ट अगर जनरेट होने लग रहा है तो हमारा ये वाला टेम्परेचर, तो ये हमारा थर्मोकपल है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया। फिर आते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये भी हमारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, भाई जो मेटल्स का रेजिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है अगर टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और भाई बैटरी लगी रहती है, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, RTD। ये एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव वाले का या पैसिव वाले का, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, पैसिव वाले का, क्योंकि इसके अंदर में बैटरी लगानी पड़ेगी। और ये वाला किसका एग्जाम्पल है, ये वाला एक्टिव का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपको कहीं बैटरी लगी हुई दिख रही है, नहीं दिख रही सर, तो ये वाला हमारा किसका हुआ, एक्टिव का, ये पैसिव वाले का। फिर आ जाते हैं LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये किसको मेजर करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। भाई अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसको हमारा सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, LVDT। इस तरीके से कुछ प्रिंसिपल पे काम करते हैं। भाई एक प्राइमरी कोयल लगी रहेगी और दो इसके अंदर सेकेंडरी कोयल होती हैं, और बीच में एक क्या लगी रहती है, इसके अंदर आयरन का कोर लगा रहता है। अब ये आयरन का कोर आगे या पीछे होगा भाई, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके हिसाब से। तो जो हमारी सेकेंडरी कोयल के अंदर जो भाई ये ट्रांसफॉर्मर है, जो करंट वगैरह और वोल्टेज वगैरह आउटपुट आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको कैलिब्रेट कर देते हैं और इसकी मदद से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। फिर आते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर किसको मेजर करते हैं, प्रेशर को और वाइब्रेशन को। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के अंदर क्या होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, जैसे ये आपका सेंसर है, अगर इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई ना, तो फोर्स लगाएगी तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करेगा और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करके बता सकते हैं भाई कितना प्रेशर है और कितनी वाइब्रेशन है। होल इफेक्ट सेंसर, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट को मेजर करता है। ऑप्टिकल सेंसर, भाई लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उसको ये मेजर कर सकता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो भाई सेंसर और ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं वे हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
कितने प्रकार के होते हैं या क्या होते हैं। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दीज आर द डिवाइस यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी लाइक द लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। दीज कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनकी मदद से ही हम इंस्ट्रूमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ, वेट हो गया भाई, मास हो गया, एंड प्रेशर यूजिंग द मैकेनिकल कंपोनेंट। एग्जांपल क्या क्या है इसके? वर्नियर कैलीपर, भाई आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, आपने वर्नियर कैलीपर तो जरूर देखा होगा, लैब में देखा होगा बीटेक के दौरान, या 11th-12th में आपने स्कूल में देखा होगा। तो लेंथ और जो दूसरे डायमेंशंस होते हैं उसको ये मेजर करता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है नॉर्मली, और जैसे आप अपने डायग्राम में देख सकते हो इस प्रकार का वर्नियर कैलीपर होता है। भाई नीचे इसका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड लगा रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसके स्केल हो गए, ये इसके एक्सटर्नल जो हो गए, यहाँ से हम भाई किसी का जैसे पाइप है उसका आपको डायमीटर चेक करना वो आप कर सकते हो, यहाँ से आउटर डायमीटर चेक कर लोगे। ये इंटरनल जो होते हैं यहाँ से आप क्या करोगे, जो इंटरनल डायमीटर होता है वो आप किसी भी पाइप का चेक कर सकते हो, ये लॉक स्क्रू होता है। तो इस तरीके से कुछ भाई आपका वर्नियर कैलीपर काम करता है। फिर माइक्रोमीटर स्क्रू होता है, इसका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलीपर से भी कम होता है 0.001 mm, ठीक है। और छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि वायर हो गई, जैसे आपका बाल होता है ना, उस बाल की थिकनेस को भी मेजर कर सकता है। थिन शीट हो गई, वायर हो गई, उनकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू का यूज करते हैं। फिर वेट स्केल आता है, वेट स्केल से भाई जो तराजू हो गई सिंपल आपकी रिटेल स्टोर में, भाई पंसारी के दुकान पे, लैब के अंदर, या कहीं भी रखी हो सकती है भाई वेट स्केल कबाड़ी की दुकान पे, तो सिंपल जो मशीन हो गई। ये हमारे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को और पावर को मेजर करते हैं, वो हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इनका एग्जाम्पल क्या, सबसे पहले आएगा एमीटर। एमीटर हमारे इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करेगा। और ये चीज़ याद रख लेना, जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो एमीटर हमारा है सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। और वोल्ट मीटर हमारा किसको मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि वोल्टेज को, और वो हमारा कहाँ पे मेजर लगा होता है, वो हमारा पैरेलल में लगा होगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, एमीटर हमारा सीरीज में लगेगा, तो ये याद रख लेना पैरेलल में लगता है। ओम मीटर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और इसको किस में मेजर करते हैं, ये ओम के अंदर इसको हम, ओम इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, और मेजर किसकी मदद से करते हैं, ओम मीटर की मदद से। मल्टीमीटर किसको मेजर करता है, तो तीनों चीज़ों को ये मेजर कर सकता है मल्टीमीटर। फिर आते हैं थर्मल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भाई जो टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल तो आपका भाई थर्मोमीटर ही हो गया, और ये भाई एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आसान है, वो मैंने आपको बता ही दिया भाई। 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और 212 पे उबल जाता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ लिखो C-0 डिवाइड बाई 100-0, यहाँ क्या लिखोगे F-32 डिवाइड बाई 212-32, दोनों को इक्वल कर दो। तो F को C में कन्वर्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो बेसिक थर्मोमीटर आ गया। थर्मोकपल क्या होता है, तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था भाई, जंक्शन होता है ये दो टाइप के मेटल्स का, और अगर हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज को जनरेट करता है, तो हमारा क्या होता है थर्मोकपल। हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, तो भाई मेटल का जो रजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आएगा तो रजिस्टेंस उनका चेंज हो जाता है, और उसकी मदद से हम टेम्परेचर अपना मेजर कर सकते हैं, उनको कैलिब्रेट कर देंगे। कैलिब्रेट समझते हो ना आप कैसे करेंगे भाई, 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ के मान लो 5 ओम का हो जाता है तो 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका होगा। तो ऐसे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, जो भी होगा जो एक्चुअल चीज़ होती है वो कर देंगे। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि प्रेशर को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के अंदर क्या होता है भाई, लिक्विड के कॉलम्स को हम इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को बैलेंस करवाने के लिए। जैसे इसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मरकरी का। मरकरी को क्योंकि यूज करते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 13.6 यानी 13,600 किलो पर मीटर क्यूब। तो जितनी इसके अंदर ये आयट होती है उतना ही इसके अंदर ये प्रेशर हो जाता है।
फिर आते हैं बोर्डन टाइप प्रेशर गेज। तो ये हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। कर्व ट्यूब होती है जो कि प्रेशर के अंदर स्ट्रेट हो जाती है। फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो वाटर के या लिक्विड के फ्लो को मेजर करते हैं, भाई कितने मीटर क्यूब पर सेकंड जो पानी है वो फ्लो होने लग रहा है। तो ओरिफिस प्लेट होती है, सिविल मैकेनिकल वालों को तो पता ही होगी। भाई पाइप है, इसके अंदर ऐसी एक ओरिफिस प्लेट लगा देते हैं तो पानी का जो फ्लो होता है वो मेजर कर सकते हैं। वनचुरी मीटर क्या होती है, वनचुरी मीटर में एक इस टाइप से कुछ रहता है, ठीक है। तो वाटर का जो फ्लो रहता है डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, इसको मेजर करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। रोटामीटर जो गैस का फ्लो रेट होता है उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रोटामीटर का। फिर लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेवल यानी कि भाई पानी का लेवल कितना है उस टाइप से। तो फ्लोट टाइप गेज इंडिकेटर, फ्लोट टाइप कौन से होते हैं, जो भाई बिल्कुल सिंपल आपके घरों में लगे रहते हैं, पानी की टंकी के अंदर ऐसे गुब्बारा सा लटका रहता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होगा तो किसी डिवाइस के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम देख सकते हैं पानी कितना है। फिर होता है कैपेसिटेंस टाइप लेवल सेंसर। ये क्या होते हैं, तो जहाँ हाई प्रिसीजन चाहिए होती है, बहुत एक्यूरेटली हमें लेवल निकालना रहता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटेंस टाइप लेवल सेंसर का। 11th-12th में आपने कैपेसिटेंस पढ़े होंगे। तो कैपेसिटेंस क्या भाई, ये दो प्लेट आपस में आपने ऐसे पैरेलल प्लेट रख दी तो ये क्या है, कैपेसिटर बन गया। अब पानी का लिक्विड यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो यहाँ पे अलग कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ है 1 और यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 है, तो वो हम कैलिब्रेट करके निकाल सकते हैं कि भाई पानी का लेवल इसके अंदर कितना रहा होगा। तो भाई लेवल वाले इंस्ट्रूमेंट भी आपको पता चल गई। या अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर होते हैं भाई, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं, साउंड वेव होती हैं, उनकी मदद से हम लिक्विड का लेवल बता सकते हैं। भाई पानी टंकी के अंदर आधी टंकी भरी है, कितनी टंकी भरी है, जो भी है भाई हम लेवल बता सकते हैं। तो भाई इंस्ट्रूमेंट भी हमारे ख़त्म हो गए, किस किस प्रिंसिपल पे काम कर, मतलब कैसे कैसे काम करते हैं, कि उनकी क्लासिफिकेशन कैसी है भाई, प्रेशर मेजरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग वाले। अगला चैप्टर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या मतलब होता है, तो भाई जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको बनाना और उनको यूज करना, जो उसकी कंप्लीट साइंस होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का जो सिस्टम होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होंगी, एक तो उसके अंदर सेंसर या ट्रांसड्यूसर लगा होगा, फिर सिग्नल कंट्रोलिंग यूनिट लगी होती है, और फिर डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले की यूनिट रहती है। तो सेंसर क्या करेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट करेगा, ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। सिग्नल कंट्रोलिंग यूनिट क्या है, उस सिग्नल को मॉडिफाई करेगी, एम्पलीफाई करेगी या फिल्टर करेगी। और डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले यूनिट क्या करेगी, उसको प्रोसेसिंग करेगी और फाइनली डिस्प्ले कर देगी भाई स्क्रीन के ऊपर या कंप्यूटर का जो इंटरफेस है उसके ऊपर। तो सबसे पहले सेंसर या ट्रांसड्यूसर देख लेते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सेंसर क्या करता है, फिजिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है और हमें एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है। ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर एंड ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर। तो इलेक्ट्रिकल वाला जो भाई फिजिकल चेंज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वाला फिजिकल पैरामीटर को मैकेनिकल मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ऑप्टिकल वाला भाई लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो कॉमन टाइप के आप सेंसर देख सकते हैं भाई, थर्मोकपल टेम्परेचर के लिए, एलिवेटेड डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्ट्रेन गेज स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर प्रेशर के लिए, और फोटो डायोड लाइट के लिए हम इन सेंसर को यूज करते हैं। ऊपर मैंने आपको बता ही दिए थे भाई, थर्मोकपल भी दिखाया था, एलवीडीटी भी दिखाया था, स्ट्रेन गेज भी दिखाया था, पीजो इलेक्ट्रिक भी दिखाया था। दोबारा कहोगे दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, ये मत कहना नहीं दिखाए थे। ये देखो, ये वाला तो डिस्प्लेसमेंट वाला सेंसर हो गया, या स्ट्रेन गेज के टाइप से आप इसको कह सकते हो। ये थर्मोकपल हो गया, ये आपका एलवीडीटी हो गया भाई, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके अंदर एक प्राइमरी कोयल और दो सेकेंडरी कोयल लगी रहती हैं। और ये पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर दिखा दिया भाई, इन पे फोर्स लगेगी तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। तो भाई सारे टाइप के आपको मैंने पहले सेंसर वगैरह ये पढ़ा दिए थे, ये आप देख सकते हो। फिर आता है सिग्नल की कंडीशनिंग। अब ये सिग्नल की कंडीशनिंग क्या होती है, तो जो रॉ सिग्नल होता है भाई, डायरेक्ट आपके पास सेंसर ने या ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल भेजा, तो वो आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं होता, आपको उससे पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसकी उसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है।
ताकि वो जो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। तो जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर का लेवल, करंट, तो सेंसर ने डिटेक्ट किया, वो हमारे सेंसर वो सिग्नल कंडीशनिंग के पास जाएगा और वो फाइनल क्या करेगा, प्रोसेसिंग होके डिस्प्ले हमें हो जाएगा। सिग्नल कंडीशनिंग कैसे करते हैं, तो पहले आता है एम्पलीफिकेशन। जो वीक सेंसर के सिग्नल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। फिर आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब जो अनवांटेड नॉइस होती है उसको हम रिमूव कर देंगे। दो प्रकार के होते हैं ये, लो पास और हाई पास। लो पास का क्या मतलब है, लो पास का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल है उनको ये पास करवा देगा और हाई फ्रीक्वेंसी वालों को रोक देगा। हाई पास के अंदर क्या, हाई फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी और लो फ्रीक्वेंसी रुक जाएगी। फिर आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग होता है कंटिन्यूस टाइप का सिग्नल और डिजिटल क्या होता है, डिस्क्रीट टाइप का, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका एनालॉग सिग्नल है, उसको हमने डिजिटल के अंदर यानी 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर आती है क्वांटाइजेशन एरर। ये क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, तो जब आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसकी जो वैल्यू होती है उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर। तो यहाँ पे भाई डिजिटल वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम करने लग रहा है। तो इसके अंदर ये भाई लगे रहते हैं कैपेसिटर वगैरह और भाई ट्रांजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं, उसको हमने 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें यूपीआई इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए पढ़ना है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं बनना यहाँ पे। फिर आता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो ये उसका उल्टा हो गया, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म के अंदर वापस से कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ ली थी, ये दोबारा देख लेते हैं। तो स्टैटिक करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, जब हम स्टेडी स्टेट कंडीशंस के अंदर किसी चीज़ को मेजर करने लग रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन का क्या मतलब है, भाई कोई लोहे की पाइप है, इस लोहे की पाइप का अगर आपको डायमीटर मेजर करना है तो हमारी क्या होगी, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन, वो चेंज थोड़ी ना होने लग रहा है उसका डायमीटर। तो एक्यूरेसी, भाई जो वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है, ट्रू वैल्यू के कितने पास है, प्रिसीजन जितनी भी वैल्यू आपने मेजर करी है वे सारी एक दूसरे के कितनी पास है, हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, भाई जो इंस्ट्रूमेंट होता है सबसे स्मॉलेस्ट चेंज वो कितना डिटेक्ट कर पा रहा है, तो वो क्या होगी, सेंसिटिविटी। आउटपुट चेंज नहीं होता इसके अंदर। लीनियरिटी, जो आउटपुट होता है इनपुट के प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, तो स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशल इंक्रीमेंट ए डिवाइस कैन मेजर। तो इसके अंदर आउटपुट हमारा चेंज होएगा रेजोल्यूशन के अंदर। सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बस वो आपको पता होना चाहिए। सेंसिटिविटी के अंदर तो कोई भी आउटपुट का चेंज नहीं आता, लेकिन रेजोल्यूशन के अंदर आउटपुट हमारा बदल जाता है। डायनामिक करेक्टरिस्टिक, जब जो वैल्यू हम मेजर करने लग रहे हैं वो चेंज होने लग रही है। जैसे कि आप आवाज़ रिकॉर्ड करते हो भाई माइक्रोफोन की मदद से, तो आवाज़ एक बार कम ज़्यादा या कुछ भी हो सकती है, तो हमारी क्या डायनामिक करेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें और पहला होता है रिस्पॉन्स टाइम, टाइम टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू रीच स्टडी रीडिंग। तो एक कांस्टेंट रीडिंग तक पहुंचने के लिए इंस्ट्रूमेंट को हमें कितना टाइम लगता है, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो भाई रैपिड चेंजिंग सिग्नल को वो कितनी रैपिडली ट्रैक कर पाता है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है। फिडिलिटी, डिग्री टू विच द सिस्टम एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस द इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टोर्शन और डायनेमिक एरर। जो इनपुट सिग्नल होता कितने अच्छे से उसको भाई वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी कि मेजर कर पा रहा है एक टाइप से बिना किसी मिस्टेक के, तो वो फिडेलिटी हो गई। डैम्पिंग, रेट एट विच द इंस्ट्रूमेंट सेटल आफ्टर ए सडन चेंज। अचानक से आपने कोई चेंज करवा दिया, ठीक है, वैल्यू के अंदर, भाई आपकी वैल्यू ये चलने लग रही थी, अचानक से कुछ चेंज हो गया, शूट हो गया, तो कितने सेकंड के बाद वो भाई सेटल हो जाता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डैम्पिंग कहलाएगी। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आपको बता ही दिया था, भाई इंस्ट्रूमेंट को हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है ताकि वे सही रीडिंग को शो कर पाएँ। कैलिब्रेशन एंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द एक्यूरेट रीडिंग बाय कंपेयर देम विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस। जैसे कि भाई आप थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करते हो, भाई थर्मोमीटर को आप 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर लेके चले गए और थर्मोमीटर के अंदर लाइन आपकी यहाँ पे गई है, तो इसको आप क्या मार्क कर दोगे, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर थर्मोमीटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर लेके गए, फिर ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो इसको आप मार्क कर दोगे 100 डिग्री सेल्सियस। लो भाई हो गया कैलिब्रेट, ठीक है, तो इसी को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं।
यानी कि आप स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करके रीडिंग को एक्यूरेटली मार्क करते हो। फिर अगला चैप्टर हमारा आ जाता है मेजरमेंट टेक्निक्स। भाई मेजरमेंट टेक्निक्स क्या 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 होती हैं, यानी कि हम सिग्नल को किस प्रकार से मेजर करने लग रहे हैं। भाई क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो पहले आता है एनालॉग वर्सेस डिजिटल मेजरमेंट। भाई एनालॉग यानी कि कंटिन्यूस टाइप, डिजिटल यानी कि भाई 0 और 1 की फॉर्म में। तो एनालॉग के अंदर कंटिन्यूस सिग्नल आउटपुट रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, भाई मरकरी थर्मोमीटर या वोल्ट मीटर। और डिजिटल के अंदर क्या है, डिस्क्रीट न्यूमेरिकल आउटपुट होता है 0 और 1 की फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या है इसका, डिजिटल मल्टीमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल मेजरमेंट की एडवांटेज क्या है, तो भाई इसके अंदर हाई एक्यूरेसी रहती है, डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग आसान रहती है। और नॉइस यानी कि जो अनवांटेड सिग्नल होता है या अनवांटेड भाई मेजरमेंट होती है उसको ये नहीं करता। तो ये किसके एडवांटेज हैं, डिजिटल मेजरमेंट के एडवांटेज हैं। भाई जो आपका कंप्यूटर है, आपका फ़ोन है, वो किस में काम करता है, वो डिजिटल के अंदर 0 और 1 की भाषा ये तो समझता है वो आपका कंप्यूटर। ठीक है। तो डिजिटल आप देख सकते हो डिस्क्रीट आउटपुट होता है एनालॉग के अंदर, एनालॉग में कंटिन्यूस, डिजिटल में 1 और 0 की फॉर्म में जो रहता है। फिर आते हैं ब्रिज सर्किट, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिज सर्किट आर इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर द अननोन वैल्यू बाय कंपेयरिंग देम टू द नोन वैल्यू एंड दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ब्रिज सर्किट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं और उससे हम क्या मेजर करते हैं, अननोन वैल्यूज। भाई ऐसी वैल्यू को हम मेजर करते हैं जो हमें नहीं पता। कैसे मेजर करते हैं, उनको कंपेयर करके। ठीक है, जो वैल्यू हमें पता होती है उनके साथ कंपेयर करके हम उन वैल्यूज़ को पता करते हैं। तो ये ब्रिज सर्किट होते हैं। ब्रिज सर्किट कितने प्रकार के होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो 11th-12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। और व्हीट स्टोन ब्रिज से हम किसको मेजर करते हैं, रजिस्टेंस को। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, हम व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से रजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। It is an electrical circuit used to measure the unknown resistance by balancing the ratio of two pair of resistor in a bridge configuration where the unknown resistance is one of the resistor। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस रहते हैं। ठीक है, 3 हमें पता है, R1 हमें पता है, R2 हमें पता है, R3 हमें पता है, R4 हमें निकालना है। ठीक है, इसके अंदर हम करंट को पास करते हैं, करंट को पास करते हैं। और इसमें एक रेजिस्टेंस आप कोई भी एक ले लो, भाई मान लो R2 है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कभी 1 का लगा के देखें, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो जब मान लो एक ऐसी वैल्यू आ गई जब इसके अंदर जो बीच वाला हमारा ये है एमीटर है, यहाँ पे करंट हमारा कितना है, यहाँ पे करंट हमारा 0 हो जाता है। बीच वाला जो इसका सर्किट है वहाँ पे करंट हमारा 0 हो जाता है। 4 रजिस्टर रहते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक गैल्वेनोमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो जाता है तब हम क्या मेजर कर सकते हैं, R4 को हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और इसको हम बैलेंस, तब ये बैलेंस हो जाता है। और इसका जो रेशो होता है भाई R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। R4 हम अपने को पता ही था, बाकी सारे हमें पता ही है, तो इसको हम निकाल सकते हैं R3 R2 डिवाइड बाई R1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रिज सर्किट यूज होते हैं मेजर करने के लिए। फिर आता है मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज किसको मेजर करता है, तो ये इंडक्टेंस को मेजर करता है। मैक्सवेल ब्रिज किसको मेजर करेगा, इंडक्टेंस को। तो ये आपको याद होना चाहिए, व्हीट स्टोन ब्रिज था रेजिस्टेंस के लिए, मैक्सवेल का ब्रिज है इंडक्टेंस के लिए। तो इसके अंदर भी 4 रेजिस्टेंस होते हैं। स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है C1 का, और एक ऐसा इंडक्टर होता है जिसका भी हमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, वो अननोन इंडक्टर होता है। तो इस टाइप का कुछ मैक्सवेल ब्रिज होता है। ये क्या हमारा मैक्सवेल ब्रिज। जब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें होती है, इसमें करंट जब 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो गया। तो R4 आप कैसे निकाल लोगे, सेम उसी वाले तरीके से आप R4 की वैल्यू निकाल लोगे, जो ये R4 है। और जो इंडक्टेंस होता है, जो इंडक्टेंस दो आपने इंडक्टेंस लगाया ना L1 और L2, तो वो आप कैसे निकाल लोगे, वो आप निकाल लोगे R2 इंटू R3, यानी कि
इसके सामने वाला R2 इंटू R3 इंटू C1। भाई इसका जो कैपेसिटर होता है, पेपर में इतना नहीं आएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए मैक्सवेल ब्रिज नाम की कोई चीज़ होती है और इससे हम इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। न्यूमेरिकल मेरे को नहीं लगता पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 40-45 सेकंड मिलेंगी, तो उतने में क्या ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे आप। फिर आता है स्कैरिंग ब्रिज। स्कैरिंग ब्रिज किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो एक कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए स्कैरिंग ब्रिज को हम यूज करते हैं। दिस स्कैरिंग ब्रिज इज एन एसी ब्रिज सर्किट यूज टू मेजर द कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर ऑफ कैपेसिटर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। आप ज़्यादा भी याद नहीं कर पाओ ना, बस नाम नाम भी याद कर लो, उतना भी बहुत है। पहला हमने ब्रिज स्टोन पढ़ा, फिर मैक्सवेल वाला इंडक्टेंस के लिए, स्केरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए, स्केरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए। तो बस इतना ही देखना था इसमें। फिर आता है डाटा एक्विजिशन सिस्टम। क्या, डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो भाई नाम से ही पता चलने लग रहा है एक्विजिशन करता है, यानी कि डाटा को कलेक्ट प्रोसेस एंड स्टोर करेगा फ्रॉम द सेंसर। यह डाटा एक्विजिशन सिस्टम कलेक्ट्स प्रोसेस एंड स्टोर द डाटा फ्रॉम सेंसर। सेंसर ने जो सिग्नल दिया है, आउटपुट दिया, उसको ये स्टोर करता है और कलेक्ट करता है। भाई सेंसर ने ये डाटा दिया, तो ये हमारा क्या है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम। और फिर बाद में कंप्यूटर को दे देगा। ये आप देख सकते हो कैसे काम होता है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं भाई, सेंसर रहेगा, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट रहेगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और कंप्यूटर इंटरफेस। तो भाई सेंसर तो फिजिकल पैरामीटर को सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, सिग्नल कंट्रोलिंग यूनिट एम्पलीफाई करेगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भाई जो सिग्नल हमने एम्पलीफाई किया उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा, और कंप्यूटर उस डिजिटल डाटा को डिस्प्ले एंड स्टोर करेगा। भाई कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा ही समझता है, ये वाली तो ये हमारी कौन सी, ये डिजिटल वाली है। और ये वाला कौन सा डाटा, ये एनालॉग डाटा है। फिर आता है दोस्तों हमारे पास सिग्नल कंडीशनिंग एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अच्छा वो हमने ऊपर भी देख लिया था, बाकी इसके अंदर थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। सिग्नल की कंडीशनिंग क्या होती है, तो भाई जैसे आपको बताया भाई, जो रो सिग्नल होता है वो इतना अच्छे फॉर्म में नहीं होता, उसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम उसको यूज कर सकें। तो सिग्नल कंडीशनिंग इम्प्रूव द सिग्नल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। वन प्रोसेस द डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज यूजिंग द डाटा एक्विजिशन सिस्टम। तो जो सिग्नल कंडीशनिंग है, जो हमारा ख़राब क्वालिटी का सिग्नल था या लो क्वालिटी का, उसको इसने अच्छे से कन्वर्ट कर दिया। और भाई डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल वाले ने 0 और 1 की फॉर्म में कर दिया, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, हमारे कंप्यूटर के पास, और कंप्यूटर से हम उसको क्या करेंगे, जो आउटपुट डिवाइस है उसमें हम देख लेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग क्यों करते हैं, वीक सिग्नल को एनहेंस करने के लिए, अनवांटेड वॉइस को रिमूव करने के लिए, और ऐसे फॉर्मेट में सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए जो कि डिजिटल सिस्टम उसको यूज कर सके। कैसे करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उसको, ठीक है, फिल्टर करते हैं। फिल्टर कितने प्रकार के, लो पास के और हाई पास के। एक होता है बैंड पास। बैंड पास यानी कि किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ही भाई पास करने देगा, बाकी सब वो ब्लॉक कर देगा। आइसोलेशन क्या होती है, प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल सर्ज। तो ये हमारा क्या होता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन दो प्रकार से कर सकते हैं, ऑप्टोकपलर एंड ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन। ऑप्टोकपलर क्या होता है, तो भाई आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसको हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना। तो जो सिग्नल होता है ना इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के सिग्नल को लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऑप्टो यानी कि ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी कि लाइट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको पास करवाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको खतरा कुछ है ही नहीं। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन। यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग टू ट्रांसफर द सिग्नल व्हाइल आइसोलेटिंग द वोल्टेज लेवल। तो ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन के अंदर जो भाई हाई वोल्टेज लेवल होती हैं उनको भाई हम वो कर देते हैं, कम कर देते हैं, और सिग्नल को तब हम ट्रांसफ़र करवाते हैं। फिर आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग कंटिन्यूस वाला डाटा, डिजिटल 0 और 1 की फॉर्म में डाटा हो गया। डिजिटल जो डाटा होता है उसको हमारा कंप्यूटर पढ़ सकता है। कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज किस में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। और फिर होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, अगर एप्लीकेशन के पास वापस भेजना तो उसको एनालॉग के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आते हैं डाटा एक्विजिशन सिस्टम।
तो डाटा एक्विजिशन सिस्टम कलेक्ट प्रोसेस एंड स्टोर डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सेंसर फॉर द मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। तो जैसे आपको डायग्राम के अंदर ये डाटा एक्विजिशन सिस्टम दिखने लग रहा है, सेंसर, कई सेंसर होंगे भाई, मान लो 5-6 सेंसर हैं, 1 2 3 4, तो सभी से डाटा को ये कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और स्टोर करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, एनालिसिस एंड ऑटोमेशन करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ये जो डाटा के एक्विजिशन करने लग रहा है। कंपोनेंट क्या है इसमें भाई, कंपोनेंट सभी में वही सेम से ही हैं, सेंसर लगे होंगे, सिग्नल कंट्रोलिंग यूनिट होगी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा, एंड आउटपुट एंड डिस्प्ले। टाइप कितने होते हैं डाटा एक्विजिशन सिस्टम के, एक होता है स्टैंड अलोन, भाई इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है। एक होता है पीसी बेसिस में, भाई कंप्यूटर लगा रहेगा डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए। एक होता है वायरलेस, वायरलेस के अंदर वो इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से हम रिमोट मॉनिटरिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जो कि सारे डाटा को कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोर करता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंड स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री होती हैं उनके अंदर क्या है भाई, आज के दिन जो इंडस्ट्री है, हर चीज़ में सेंसर लगे हुए हैं, ऑटोमेशन यानी बिना इंसान की मदद से सभी काम वे अपने आप कर सकती हैं, एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन। जो डाटा है उसकी मदद से जो मशीन्स हैं वो अपने आप ही डिसीजन मेकिंग ले सकती हैं। तो मॉडर्न इंडस्ट्री इन सभी चीज़ों के ऊपर काम करती है। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या मतलब है, अगर उसके अंदर हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जोड़ दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है, हर चीज़ के अंदर आपने इंटरनेट जोड़ दिया, भाई स्मार्ट दरवाजे, स्मार्ट पंखे, स्मार्ट लाइट। तो इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर कह सकते हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने लग रहे हैं हम, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी क्या है, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन को देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इज यूज टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो भाई जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगे रहते हैं। तो कौन कौन से सेंसर हो सकते हैं, तो टेम्परेचर के सेंसर हो सकते हैं, जो बॉयलर के, फर्नेस यानी भट्ठी वगैरह के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फ्लोमीटर होते हैं, फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर, भाई प्रेशर मेजर करते रहते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अंदर। लेवल सेंसर, जो फ्लूइड का लेवल है उसको मेजर करते हैं। तो इन्हीं की मदद से जो इंजीनियर है, या भाई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने लग रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल सिस्टम इन इंडस्ट्री क्या क्या होते हैं, तो एक होता है ओपन लूप कंट्रोल, एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले के अंदर ये हम पहले भी देख चुके हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। ओपन लूप के अंदर क्या, कोई फीडबैक नहीं है। ओपन लूप कंट्रोल के अंदर क्या है, कोई भी फीडबैक नहीं है। भाई आपने रोबोट को कहा कि भाई तुझे इस वाले डिब्बे को यहाँ से उठा के यहाँ रखना, वो बस उस काम को कर देगा। क्लोज लूप के अंदर क्या, वो फीडबैक का इस्तेमाल करता है पैरामीटर को एडजस्ट करने के लिए। या फिर आप कह सकते हो ओपन लूप में क्या है, एक एसी है, ठीक है, उस एसी को कहा कि भाई तुझे रूम को ठंडा करना है, वो मशीन है एसी, वो रूम को ठंडा करती रहेगी। लेकिन क्लोज लूप के अंदर क्या है, आपने एसी को कहा कि भाई इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस करना है, तो मान लो ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर 18 डिग्री हो गया, तो एसी क्या करेगा, रूम को ठंडा करना बंद कर देगा। तो वो हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल, यानी उसको फीडबैक मिलने लग रहा है, ठीक है, टेम्परेचर को अपने आप एडजस्ट करने लग रहा है वो, तो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल हो गया। यूज द फीडबैक टू एडजस्ट द पैरामीटर्स। फिर आते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं भाई, प्रोग्रामेबल जैसे आपको नाम से ही पता चलने लग रहा होता है, तो भाई पीसी कंप्यूटर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेशन को करने के लिए, यानी कि खुद से काम करने के लिए। दे मॉनिटर द सेंसर, एग्जीक्यूट कंट्रोल लॉजिक एंड एडजस्ट द मशीन ऑपरेशंस। तो जो रोबोट होता है उसके अंदर अगर आपने सेंसर लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया और भाई उसको बता दिया ऐसे ऐसे तेरे को काम करना, तो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हो गया। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, तो एक तो हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट देखे भाई मेजर करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को, और स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे तो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके फीचर्स क्या क्या, प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सेल्फ कैलिब्रेशन, बिना इंसान की मदद के अपने आप ये ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर लेती है। वायरलेस कम्युनिकेशन, जो डाटा होता है बिना वायर की मदद से
रिमोटली ट्रांसमिट कर सकती है। भाई इंटरनेट की मदद से आप अमेरिका में बैठे हो और मशीन आपकी इंडिया के अंदर, तो डाटा आपका रिमोटली ट्रांसमिट हो सकता है। सेल्फ डायग्नोस्टिक, जो फॉल्ट होते हैं मशीन के अंदर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकती है ये। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स भाई डिटेल के अंदर तो हमने उसके अंदर कर ही रखी है, आईटी वाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैप्टर के अंदर, और भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वालों के अंदर। तो इसमें देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने आपको बताई दी थी भाई, हर चीज़ में आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और सब कुछ स्मार्ट हो जाती है, वो वाली होती है। IoT एनेबल डिवाइस टू कलेक्ट, ट्रांसमिट एंड एनालाइज डाटा ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट की मदद से डाटा को भाई कलेक्ट कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है और एनालाइज कर सकती है, जो हमारी मशीन्स वगैरह हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन की जो भी भाई हमारी डिवाइस हैं। वायरलेस मेजरमेंट सिस्टम, तो वायरलेस टेम्परेचर सेंसर होते हैं भाई। वेदर जो स्टेशंस होते हैं भाई, पहाड़ों के ऊपर जहाँ इंसान नहीं जा सकता वहाँ आपने सेंसर फिट कर दिया और इंटरनेट की मदद से वो डाटा आपका ट्रांसमिट होता रहेगा टाइम टू टाइम। ब्लूटूथ एंड वाईफाई एनेबल्ड सेंसर हो सकते हैं, वायरलेस प्रेशर सेंसर हो सकते हैं। फिर आता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लैब व्यू। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, अब ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है? तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज यूज ऑफ द कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर टू क्रिएट ए यूजर डिफाइंड मेजरमेंट सिस्टम। अब भाई इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मॉडर्न टाइप में आपने देखा होगा अपने फ़ोन के ऊपर, आप भाई ऐसी ऐसी ऐप आ चुकी हैं, उसके ऊपर आप ड्रम हो गया, पियानो हो गया, ठीक है, कुछ भी बजा सकते हो। आपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करी, उसमें पियानो के सारे बटन होंगे या ड्रम की स्टिक होंगी, आप क्लिक करोगे ड्रम बजने लग जाएगा, पियानो चलने लग जाएगा। अब वो फिजिकल पियानो तो है नहीं ना, वो फिजिकल ड्रम है। उसी तरीके से जो मेजरमेंट का भाई हार्डवेयर होता है, उसको आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से जैसा आप बनाना चाहो वैसी ही यूजर डिफाइन मेजरमेंट सिस्टम आप बना सकते हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बोलेंगे। यानी कुल मिला के आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बना दिया। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन रिप्लेस द ट्रेडिशनल हार्डवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट विद द सॉफ्टवेयर ड्रिवन मेजरमेंट सिस्टम्स। जैसे अब आपको मैंने एग्जांपल में बताया भाई, जो ड्रम है, पियानो है, एक तो रियलिटी में होता है, एक आपके फ़ोन के ऊपर ही पियानो के सारे बटन आ गए, और जैसे ही आप फ़ोन के ऊपर उस बटन पे क्लिक करोगे, जो साउंड असली वाले पियानो के उस बटन को दबाने से आती है वहीं आपके फ़ोन में आएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब ये लैब व्यू क्या होती है? तो लैब व्यू एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम लैब व्यू जैसी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। जैसे असली इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो फिजिकल डायल होते हैं और मीटर्स होते हैं। भाई फिजिकल डायल जैसे कि भाई जैसे आपका ये भाई कंपास है, या इसके अंदर ये डायल वगैरह हो गए, इसमें हम किसका यूज करते हैं? ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का, जैसे कि लैब व्यू का। तो आप चीज़ समझ पाए होगे भाई क्या होती है। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लैब व्यू। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो जो सेंसर हो गया और डाटा एक्विजिशन के जो हार्डवेयर होते हैं, वे चीज़ें तो इसके अंदर भी रहेंगी, जो हमें डाटा कहाँ से मिलेगा नहीं तो। फिर हमारे पास होंगे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि LabVIEW, और एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करने काम आएगा। भाई आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है। तो ये सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। अप्लीकेशन इसकी क्या क्या है भाई? जो जैसे कि इंजन की परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन से पहले हम उसको चेक कर सकते हैं भाई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की मदद से। आपने जैसे आपको बताया ना भाई, वर्चुअल हमने ड्रम बना दिया, वर्चुअल हमने पियानो बना दिया, वैसे ही वर्चुअल हम क्या बना सकते हैं? वर्चुअल हम एक इंजन बना देंगे, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं टेस्टिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, बायोमेडिकल एप्लीकेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट रेट की मॉनिटरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं उसको हम कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब इतना ही है कि असलियत में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, असलियत में बस ये कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने उस इंस्ट्रूमेंट को बना दिया और वहां पे आप उसको यूज करने लग रहे हो। फिर आ जाता है स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का इंडस्ट्री के अंदर क्या एप्लीकेशन है? तो हेल्थ केयर के अंदर भाई रोबोट की मदद से आप सर्जरी कर सकते हो, पेशेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एनर्जी के अंदर स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के अंदर सोयल मॉइस्चर की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से।
फिर दोस्तों अगला चैप्टर हमारा आता है एप्लीकेशन इन दी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जो मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इसका इंजीनियरिंग की जो अलग अलग ब्रांच है उसके अंदर क्या रोल है। तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, चैप्टर 1 के अंदर ऑलरेडी इसका हम डिस्कशन कर चुके थे। इसके अंदर दोबारा देख लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग, जो आपका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसकी आप हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्ट्रेन गेज की हेल्प से, वाइब्रेशन सेंसर की मदद से और टिल्ट मीटर की मदद से। भैया आपकी ये बिल्डिंग है, इसके जो कॉलम है वहाँ पे आपने स्ट्रेन गेज लगा दिया, ठीक है। अब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गई, भाई कॉलम की सेटलमेंट हो रही है या क्रैक वगैरह आ रही है, तो स्ट्रेन गेज उस चीज़ को मेजर कर सकता है। वाइब्रेशनल सेंसर की मदद से हम सीस्मिक एक्टिविटी और स्ट्रक्चर अगर हमारा फेल होने वाला है उसकी हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जियोटेक इंस्ट्रूमेंटेशन, तो सोयल की मॉइस्चर हो गई या भाई ग्राउंड वाटर की लेवल हो गई, ग्राउंड वाटर प्रेशर चेंज हो गया, तो उन सबको हम मेजर पहले ही कर सकते हैं। सर्वे एंड मैपिंग, तो टोटल स्टेशन, जीपीएस बेस्ड सर्वे इंस्ट्रूमेंटेशन और जो लिडार हो गई, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इनकी मदद से हम सर्वे कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो मशीन के अंदर हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, भाई मशीन किस कंडीशन के अंदर है, जो फॉल्ट है और पहले से हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। बियरिंग और इंजन की ओवर हीटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे गाड़ियों के अंदर हीटिंग का भाई अलग से मीटर बना रहता है, पता चल जाता है भाई गाड़ी अभी हीट होने वाली है या नहीं होने वाली है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम फ्लूइड की वेलोसिटी, डिस्चार्ज, प्रेशर और टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं। रोबोटिक्स के अंदर जो रोबोट की आर्म होती है कितना फोर्स लगाएगी उसको हम मेजर कर सकते हैं। एक्चुएटर की मदद से हम प्रिसाइज फीडबैक दे सकते हैं। एक्चुएटर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्चुएटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या एप्लीकेशन है भाई? स्मार्ट मीटरिंग हो गई, पावर एनालाइजर, भाई वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। स्कैडा सिस्टम, ये स्कैडा सिस्टम क्या होते हैं? ऑटोमेट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड हो गई ना, कुल मिला के उसको ये कंट्रोल करते हैं स्कैडा सिस्टम। पूरे इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क को कहाँ पे आपको कितनी पावर सप्लाई करनी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टेस्टिंग, इसके अंदर क्या क्या आते हैं भाई? ओसिलोस्कोप, मल्टीमीटर, एलसीआर मीटर, यानी कि जो वोल्टेज के सिग्नल होते हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इनको हम मेजर कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर भाई सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेजर करना हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क की स्ट्रेंथ या भाई उसकी टेस्टिंग वगैरह हो गई। केमिकल के अंदर पीएच मीटर, भाई एसिडिटी वगैरह जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, गैस को एनालाइज करना हो गया। केमिकल की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना हो, यानी कुल मिला के मेजरमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। सेफ्टी और एनवायरनमेंट के अंदर भाई एनवायरनमेंट के अंदर गैसेज कितनी है, जैसे कि आजकल पोल्यूशन भाई आप मेजर करते हो ना, अभी 199 AQI है, अभी 300 AQI है, तो आप क्या कर रहे हो? मेजर करने लग रहे हो उसको। बायोमेडिकल के अंदर भाई हार्ट की एक्टिविटी आप मेजर कर सकते हो ईसीजी की मदद से, एमआरआई की मदद से बॉडी को स्कैन कर सकते हो। पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हो, भाई उसका ग्लूकोज लेवल कितना है, उसको सेंसर पहना सकते हो आप, भाई हार्ट रेट को ट्रैक करने वाले, टेम्परेचर और उसकी मूवमेंट को ट्रैक करने वाले। तो इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर ये सब इसकी अप्लीकेशंस थी। तो दोस्तों अब हमारा फाइनल चैप्टर आ जाता है कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन एरर एंड ट्रबल शूटिंग। भाई कौन कौन सी एरर्स होती हैं और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो एरर देख लेते हैं कैसे क्या क्या होती हैं। तो 3 एरर होती हैं जैसे कि आपको बताई थी, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होंगी? ये ऐड होती जाएंगी या फिर सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी, सेम नेचर की रहेंगी ये। इंस्ट्रूमेंट के अंदर इम्परफेक्शन की वजह से या मेजरमेंट मेथड में इम्परफेक्शन की वजह से ये आती हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? कैलिब्रेशन में कोई एरर रह गई, ठीक है। एनवायरमेंटल एरर हो गई, भाई रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्लेक्शन एरर। कैलिब्रेशन में एरर, भाई मान लो जो आपकी टेप थी 14.9 मीटर की, आपने कैलिब्रेशन में उसको 15 मीटर मान के चल पड़े उसको, तो कैलिब्रेशन में एरर हो गई। जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंट को आपने जीरो पे सेट नहीं किया शुरू में, तो ये सब इसकी एरर होती है। और सिस्टमैटिक एरर हमारी क्यूमुलेटिव होती है, ऐड होती जाएंगी या सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। फिर आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर अनप्रिडिक्टेबल होती है, जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और रैंडम है तो भाई ये क्या होंगी? कभी प्लस होंगी, कभी माइनस होंगी। जो स्मॉल एरर होती हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और जो लार्ज एरर होती हैं वो बहुत कम होती हैं।
लो प्रोबेबिलिटी को ये फॉलो करती हैं। ग्रोस एरर क्या होती है? ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से, या रीडिंग हमने अच्छे से नहीं ली उसकी वजह से कौन सी मिस्टेक्स होती हैं? ग्रोस एरर। एग्जांपल क्या है? डायल गेज को आपने अच्छे से चेक रीड नहीं किया, 3.5 mm को 5.3 mm पढ़ लिया, या 3.5 mm को आपने 3.5 सेंटीमीटर पढ़ लिया, तो इस टाइप की। सॉल्यूशन क्या भाई? आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। ट्रबल शूट कैसे करेंगे इन सब इंस्ट्रूमेंटेशन इशू को? ट्रबल शूट यानी कि इनको सोल्व कैसे करेंगे? तो इशू क्या हो सकता है भाई? सिग्नल के अंदर कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो क्या वजह हो सकती है भाई? कनेक्शन लूज हो गया हो, या सेंसर हमारा फेल हो गया हो। क्या कर सकते हैं भाई? वायर को चेक करके अच्छे से फिट कर देंगे, या फिर सेंसर को रिप्लेस कर देंगे। फ्लक्चुएटिंग रीडिंग आ सकती है भाई, रीडिंग हमारी फ्लक्चुएट हो सकती है। क्यों हो सकती है? इलेक्ट्रिकल नॉइस की वजह से, या फिर अनस्टेबल पावर सप्लाई की वजह से। ठीक कैसे करेंगे? केबल के अंदर शील्डिंग का यूज करेंगे, या फिर वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रिकल नॉइस मतलब भाई कोई आपकी तार है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है भाई, कहीं पे इस वायर पे कट वगैरह लग गया और यहाँ से भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिकल नॉइस वगैरह जाने लग रही है। इनकरेक्ट रीडिंग हो सकती हैं भाई, कैलिब्रेशन में आपने गलतियाँ कर दी, सेटिंग आपने रॉन्ग करी, तो भाई आप दोबारा से उसको रिकैलिब्रेट कर सकते हो। सिग्नल के अंदर ड्रिफ्ट आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई? टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आ सकता है। इंटरफेरेंस आ सकता है रीडिंग्स के अंदर, क्योंकि भाई आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉपर ग्राउंडिंग और शील्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर आती है कैलिब्रेशन टेक्निक। कैलिब्रेशन आपको पता ही है भाई, इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दिए उसके लिए हमें सेट करना पड़ता है भाई, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, स्टैंडर्ड नॉन रीडिंग है, उसके साथ उसको कंपेयर करके, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैलिब्रेशन। कैसे कर सकते हैं 1 पॉइंट कैलिब्रेशन? यानी केवल 1 पॉइंट के साथ उसको हम कैलिब्रेट करेंगे, जैसे कि थर्मोमीटर को 0 डिग्री सेल्सियस रीड करवा के हम ठीक कर सकते हैं। मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए हम इसको मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पीएच मीटर को हम 4, 7, 10 भाई 3 रीडिंग पे आप कैलिब्रेट करवा दो। ट्रेसेबिलिटी इन कैलिब्रेशन क्या होती है? तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हम उसको कैलिब्रेट करेंगे, ताकि उसकी एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं उसको कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पेक्ट करते हैं? तो पहला आता है टेम्परेचर इफेक्ट। भाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और वो थर्म सेंसर की सेंसिटिविटी को इफेक्ट कर सकता है। ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से भी हमारा जो सेंसर होता है वो इफेक्ट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट हो सकता है। भाई जो इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट होते हैं, एनोड कैथोड, वहाँ करोजन की वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से भी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सॉल्यूशन क्या है? शील्डेड केबल्स का हम यूज करेंगे। शील्डेड केबल का मतलब बस इतना ही है भाई, जो कॉपर की वायर है उसके ऊपर आपने प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया तो वो शील्डेड केबल हो गई। फिर आता है हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या मतलब? भाई इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो, उसमें कोई गड़बड़ आए, उससे पहले ही हम उसकी मेंटेनेंस करने लग रहे हैं, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। क्या क्या पार्ट हैं इसके? रूटीन मेंटेनेंस, भाई टाइमली उसको मेंटेन करते रहेंगे, भाई इंस्पेक्शन करते रहेंगे, कोई कनेक्शन वगैरह लूज है उसको ठीक कर देंगे, डैमेज वायर को रिप्लेस कर देंगे। सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर अपडेट, भाई सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट रखेंगे, कोई एरर होगी उसको फिक्स करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड है उसको अच्छे से हम मेंटेन रखेंगे, और कोई एरर लॉग है उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को हम अच्छे से ट्रैक कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये टॉपिक था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था उससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा है, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे भाई 10 के 10 क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। न्यूमेरिकल मैं मान के चल रहा हूँ भाई, न्यूमेरिकल इससे नहीं आएंगे। और यहाँ तक पहुँचे हो आप भाई वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक, तो इसका मतलब यही है आप पढ़ने वाले बच्चे हो, सिलेक्शन के आपके बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छे से पढ़ते रहना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई सजेशन हो वो बता सकते हो। उसके अलावा भाई यूट्यूब वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो पुरानी मैराथन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से कवर किया। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन वाला हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमें करना चाहिए था हमने सारा कंप्लीट किया है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी आपको पता ही है भाई, हमारी खुद की भी है, नहीं तो टेक्स्ट बुक भी आप ले सकते हो, बढ़िया कंपनी है टेक्स्ट बुक। कूपन कोड आपको बता ही रखा है, दैया कूपन कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। लिंक उसको बाय करने का आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और मिनिमम प्राइस है, कूपन कोड लगाओगे मिनिमम प्राइस हो जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चैनल की अभी रीच थोड़ी सी कम है, चैनल की रीच क्या है अभी कम है। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ी रीच बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ मिलती है, डिसिप्लिन लर्नर की ऐप के ऊपर मिलती है। बाकी कोशिश कर सकता हूँ मैं भाई टेलीग्राम पे भी शेयर करने की, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना। तो पूरा टॉपिक यहाँ हमने अपना कंप्लीट कवर कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।